Assalamu alaikum everyone, dear colleagues, or respected teachers. Special thanks and बहुत शुक्रगुजार हमारे हल्के अजीज उस्ताद एंड सुपरविजन ऑफ डॉक्टर तनवीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ समाजी व तिब, और मौजूदा पीजी स्कॉलर्स और दीगर सामीन किराम। मैं डॉक्टर शमीम, पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ व समाजी तिब, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना। आज मैं आप हजरात के सामने डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन, जिसका मौजू है माकुलात व मशरूबात इन असबाब सित्ता ज़रूरिया के उन्वान पर आपके सामने तफसील, उनकी अहमियत, तारीफ और यूनानी तिब में इसकी क्या मकाम है, उसकी क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंसी है, उस चीज को ब्रीफ में रखने की कोशिश कर रहा हूं। बगौर सुने। सबसे पहले असबाब सित्ता ज़रूरिया को समझना होगा। ये असबाब सित्ता ज़रूरिया में सबसे पहले हमारे हवा मुहित एम्बिएंट एयर आता है। दूसरे नंबर पे माकुलात व मशरूबात, फूड एंड ड्रिंक्स। इसको दूसरे नंबर पे रखने के वजह तस्मीया ये बताई जाती है कि नौ इंसान की बका के लिए हवा के बाद सबसे ज्यादा जरूरत अगर किस चीज की है तो माकुलात व मशरूबात। इसलिए इन चारों से इसको फौकियत दिया गया है, दूसरे नंबर पे इसको दर्जा दिया गया है। उसके बाद आता है हरकत व सुकून बदनी, मूवमेंट एंड रिस्पांस। उसके चौथा हरकत व सुकून नफ्सानी, साइकोलॉजिकल मूवमेंट एंड रिस्पांस। पांचवा आता है नौम अक्सा, स्लीप एंड वॉकफुलनेस। और लास्ट में आता है एहतबास व इस्तिफ्राग, अटेंशन एंड इवैक्यूएशन। असबाब सित्ता ज़रूरिया के बारे में हमारे अतिब्बा इकराम और यूनानी फिजिशियंस बताते हैं कि ये ऐसी उमूर हैं जिसको पूरी जिंदगी में इनके बिना बका, जिंदगी की बका नामुमकिन है, और इसी में सेहत का दारोमदार है। अगर ये 6 चीज ही के बिना पर हमारी सेहत बरकरार रहती है, और हिफ्ज़ान सेहत भी इसी 6 चीज पर मुनहसिर है। मैं असबाब सित्ता में से जो माकुलात व मशरूबात हैं दूसरे नंबर पे, मेरा वही टॉपिक है, उसी पे डिटेल बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले उसकी आती है तारीफ के दर्जाबंदी, जरूरत, जराए और मुतवाज़िन ग़िज़ा, अहकाम ग़िज़ा, नुक्स ग़िज़ा, फर्त ग़िज़ा, फसाद ग़िज़ा, अवारिज़ व अमराज़ और हिज़्म तक़द्दुम। तारीफ़ ग़िज़ा, ये न्यूट्रिशन, ये ग़िज़ायत जो है ये ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए बहुत ही लाजिम चीज है हयात के लिए। और ये खास डाइट, खास ग़िज़ा जो जरूरत होती है, ये जिंदगी की शुरुआत से, जैसे ही बच्चा पैदा होता है या मादर रहम से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चा पैदा होता है तब से उसकी डेवलपमेंट में और उसकी एक्टिविटी में, उसका ग्रोथ होने में उसकी जरूरत पड़ती है।
और फूड का, खाना का कैसे खाएं, कैसे उस पे डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमाइन और हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के स्टेटस के हिसाब से उसका जरूरत पड़ती है। उसके लिए एक WHO और न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है जो ये पूरी दुनिया में उसको फॉलो कर रहा है। उसका एक मिकदार एक तय किया है, उसको RDA बोलते हैं। उसके हिसाब से भी ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है, जो इंसान को जरूरत पड़ती है, बच्चों को जरूरत पड़ती है। वो एक रूल्स बना दिया है, एक पैरामीटर तय किया है, उसके हिसाब से लेना चाहिए। इसी डाइट के बारे में WHO का कहना है, WHO की तारीफ है कि एक आदमी या जानदार जो इजीली डेली रूटीन में आम जिंदगी की रोजमर्रा में खाते पीते हैं, वही हमारी डाइट है। एक हेल्दी डाइट हमको प्रोटेक्ट करता है माल न्यूट्रिशन से और बहुत सारी बीमारियों से, और यहाँ तक कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ साथ हमको कैंसर से भी, हार्ट डिजीज से भी बचाता है। और प्रॉपर डाइट ले, अच्छा न्यूट्रिशन ले, तो बैलेंस डाइट लेने से। इसमें हमारे खाना और पानी और ड्रिंक्स, बेवरेज सब इसमें शामिल होते हैं। ये क्या करते हैं मुतनावलात, द इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी, द थ्री, ये हमारे बॉडी में मुतनावलात जो खाना ग़िज़ा जो है, तो ये हमारे 3 तरह से बॉडी में काम करता है। एक फाइल बिल कैफियत, और दूसरा है फाइल बिल उनसुर, और फाइल बिल जौहर। ये अपनी सूरत नौइया से जौहर काम करती है, और फाइल बिल उनसुर जो है ये अपने मादा के हिसाब से काम करती है, और ह्यूमन बॉडी और फाइल बिल कैफियत ये ग़िज़ाइयत और टेम्परामेंट के हिसाब से काम करती है। ग़िज़ा के अब बात हुई कि ग़िज़ा कहाँ से मिलता है, डाइट कहाँ से, इसके क्या स्रोत है, क्या माखज है, जराए क्या है। उसके 3 जराए हैं। एक हैवानात एनिमल्स किंगडम से मिलता है, एक नबातात बोटानिकल प्लांट्स से, और एक मादनियात मिनरल्स एंड ऑर्गेन से। ये 3 ही सोर्स है। एक मैं फूड पिरामिड से बताने की कोशिश किया है कि क्या चीज कितना लेना चाहिए। तो फैट, ऑयल, शुगर, स्वीट्स है, ये हमारा 10% डेली रूटीन का जो हम लेना है, डाइट लेना है, इसमें हमारे 10% उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद 15% हमारे मीट, फिश, मिल्क, एग्स वगैरह की, अंडे वगैरह की जरूरत पड़ती है, और 20% हमें फ्रूट्स लेना चाहिए। जो हमारे आजकल के लाइफ टाइम में बहुत लोग फ्रूट्स तो नहीं लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में या डिफरेंस वेरिएंट के लोग, और यहाँ कबायली लोग और खाना बदोश लोग की आबादी भी ज्यादा है, और यहाँ एजुकेशन भी कम है, तो फ्रूट्स के बारे में बहुत नहीं मालूम रहता है। तो फ्रूट जो है यहाँ 20% बताया जा रहा है, 5% ले ली, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं ले पाते। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वेजिटेबल्स तकरीबन गरीब से लेकर अमीर इसको फुलफिल कर लेते हैं। ये 25% इसकी जरूरत होती है, और 30% हमारे ग़िज़ा अनाज की जरूरत होती है। ब्रेड है, गेहूं, दाल, चावल, सारे जो रस्म रिवाज कम्युनिटी के हिसाब से या इलाकाई के हिसाब से, डिफरेंस जगह में, डिफरेंस इलाके में जो रस्म रिवाज है खाने का, वो उसमें शामिल होता है। उसमें 30% सबसे ज्यादा उसी चीज की जरूरत है। अब जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स में हम बताना चाहते हैं कि यूनानी में सबसे पहले हम डाइटोथेरेपी से इलाज के बताया। कोई बीमारी हो उसके ट्रीटमेंट किया जाए तो उससे पहले सबसे पहले देता है इलाज भी तदबीर वल ग़िज़ा, यानी तदबीर असबाब सित्ता ज़रूरिया ही को तदाबीर में को असबाब सित्ता ज़रूरिया दूसरा नाम है, उसी को बोला जाता है। इतनी अहमियत है जिसकी, उसमें से दूसरा है मक़लूत मशरूबात, जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। दूसरा है कि इलाज दवा,
यानी कंपाउंड ड्रग्स के दूसरे नंबर पे हमारे दवा की जरूरत है। अगर एक कहावत है, एक हुक्मा भी और एक शायर भी बोलते हैं कि काम चलता हो अगर गजा से परहेज करना चाहिए दवा से। तो तीसरा है ऑपरेटिव प्रोसीजर जो इंक्लूड वेरियस रेजिमेंट थेरेपी, जो हमारे इसमें बैन किया गया है। तलाक है, फिजियोथेरेपी इसमें आता है, फैशन एक्सरसाइज है, बहुत सारे रेजिमेंट इसमें बताया गया है। तीसरा है सर्जिकल प्रोसीजर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायटोथेरेपी। जो डायटोथेरेपी में सबसे पहले कैसे करते हैं, एक तो खाना बिल्कुल तर्क ग़िज़ा करवा देते हैं, एकदम बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड ग़िज़ा कर देते हैं। दूसरा एक करते क्या करते हैं, हालत के हिसाब से उसको कम कर देते हैं, तब्दील ग़िज़ा करते हैं, तब्दील ग़िज़ा। एक मैनेजमेंट बताया गया है कि 6 असबाब सित्ता जरूरी है। जो 6 उम्र है, उस उम्र में हम उसको मद्देनजर रखते हुए हम ग़िज़ा को मैनेज करेंगे। अगर वो एटमॉस्फेरिक है, वो कैसी हवा में रहते हैं, उसका वातावरण क्या है, किस माहौल में है, और उसका खाने का क्या फूड और ड्रिंक में क्या लेते हैं, उसको हमको जानना बहुत जरूरी होता है। जिसकी आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको ये जानना होगा उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस मरीज के बारे में, वो कैसी आबोहवा में रहते हैं, उसका खान पीन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कैसी रहती है उसकी, साइकोलॉजिकल कैसा है, और नींद कैसी लेते हैं, और उसके बाद एहतवास इस्तिफराग उसका कैसा है, यानी कब्जियत रहता है या ऑक्यूपेशन रहता है, उसको भी ध्यान रखते हुए हम डाइट को मैनेज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रॉपर डाइट न लेने से अगर क्या हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो पहले उसमें देखा जाता है पैम, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसकी ये बीमारी होती है, उससे कमी हो जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सच जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन डी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है, और उससे आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है, डिजीज होते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बेरी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, बेरी की डिजीज भी हो जाती है। और खासतौर पर गरीब और देहात और के लोगों में ये ज्यादा, अर्बन लोगों में होता है, और स्लम एरिया में जो रहते हैं उसको ज्यादा जरूरत होती है। हमने बताया था इससे पहले कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइट्रोथेरेपी और WHO ने एक कैटेगरी और एक डाइट कितना लेना चाहिए, एक टेबल बनाया है, रूल बनाया है कि इतना mg ग्राम लेना है, उसके बारे में यहाँ डिटेल है कि 396 ग्राम इंडियन हाउस होल्ड को चाहिए, 396 कम से कम ये ले पा रहे हैं। लेकिन ये जो है 396 जो अभी का सर्वे हुआ है, उस सर्वे के हिसाब से 396 एक जनरल में लोग ले रहे हैं, ये लेकिन ये कम है RDA के हिसाब से। RDA के हिसाब से 400 लेना चाहिए। और इसमें बताया गया कि कंजप्शन ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल में 14 ग्राम से भी कम लेते हैं, और वेजिटेबल जो 43 ग्राम से कम ले रहे हैं। ये सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लाइक बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन एंड आयरन वाज ग्रोसली inadequate. Intake of visible fat was also less than 50% of the RDA. RDA के हिसाब से 50% से कम ये ले रहे हैं। इस टेबल के अंदर बताया गया है कि ये हर पर्सन को इतना लेना चाहिए। इसमें अगर सीरियल्स में जैसे अनाज में है उससे 396 अभी इस वक्त ले रहे हैं पर कैप्चर 345, लेकिन RDA के हिसाब से 400 लेना चाहिए। और पल्स दाल है वो भी ये अभी क्या रहा है 28 कोई 24 इतना मिल पा रहा है, लेकिन लेना चाहिए 80। इस तरह दूध के बारे में है जो 80 चाहिए, लेकिन 71 और 82 उधर होगा मिस्टेक हटाती। वेजिटेबल्स है ये 300 चाहिए, ऑयल से 30 चाहिए होगा RDA के हिसाब से। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग ब्यूरो 2006 में बताया गया। सोर्स RDA 2010 पर मॉडरेटली एक्टिव पर्सन के लिए। और हमारे माकुलात मशरूबात को
उनके फंक्शन के हिसाब से भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू कैलोरीज, कि कैलोरीज कितना है ये, और टाइम क्या होता है, यानी कि सोले है कि जयद है, उसके हिसाब अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उसके काम के हिसाब से और उनका वर्क के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से भी दर्जाबंदी की गई है। फंक्शन उसके ये एक क्लासिफिकेशन ये भी किया गया है कि अनाज जैसे कि स्रोत है, एक अनाज है, दूसरा है कि सब्जियां हैं, तीसरा है कि मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, एक मीट फिश है, चौथा है कि ऑयल फैट और नट ऑयल से, ये सारे जिसमें ऑयली चीज होते हैं और फैट वाली है वो अलग किया गया। और एनर्जी रिच फूड्स के बारे में मैं इस टेबल पे ज्यादा समझाने की कोशिश किया है कि एनर्जी रिच फूड जो है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होता है, होल ग्रेन और सीरियल माइल्स, यानी पूरी तौर पर ग़िज़ा है, ग़िज़ा को उसको छेड़छाड़ ना किया जाए, जैसे चावल है तो चावल, दाल, गेहूं, ये सारे इसमें शामिल है। अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन एंड बी कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट मेजर न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिएंट्स में बताया गया है, और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जो पाया जाता है ये सब चीजें पाई जाती है, और शुगर भी पाई जाती है, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उसमें रहता है, लेकिन इसमें है। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स को मैंने अलग करने की कोशिश किया है, जैसे प्रोटीन है, ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सहायता करता है, इसको बॉडी बिल्डर डाइट कहा जाता है, जैसे पल्स है, नट्स है एंड ऑयल सीड्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, मीट्स है, फिश, पोल्ट्री, ये सब। इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव में के है, जैसे विटामिन, ये बॉडी बिल्ड में बी कॉम्प्लेक्स भी काम आती है, इसी तरह अदर में आता है, ये बहुत कम इसका योगदान है, बहुत कम ही उसका हिस्सा लेता है, जैसे इंडिविजुअल फाइबर्स है, कैल्शियम है, विटामिन ए है, हेमोग्लोबिन है, विटामिन बी12 है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन आयरन एंड आयोडीन है, फैट। विटामिन और जो वो है वो काम करते हैं हमारे प्रोटेक्शन में, जैसे प्रोटेक्शन पे काम करती है, हिफाजत की काम करती है, फ्री रेडिकल से बचाती है। और ग़िज़ा, अब यूनानी में जो ग़िज़ा की तारीफ कुछ इस तरह किया जाते हैं कि ग़िज़ा हम जो खाते हैं वो बॉडी में जाता है और फिर बॉडी में जाकर जूस यानी वो जाने के बाद वो मिस्र में कोई उस इख्तियार कर लेता है, कोई पार्ट उसका बॉडी का बन जाता है, बनने में सहायक होता है, उसको हम ग़िज़ा करते हैं। इब्न ज़ोहर ने अपने किताबुल अग़ज़िया में डाइट कैसे लें वो चारों के बारे में बहुत बेहतरीन बताया है। उसके साथ साथ हमारे अतिबा ने, इब्न ज़ोहर ने बहुत अच्छे तरह से बताया है कि हम जो डाइट लेंगे वो डाइट मौसम के हिसाब से कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छा से बताया है कि मौसम शता में क्या लेना चाहिए, मौसम में रबी में क्या हम ग़िज़ा लेंगे, मौसम में सैफ में क्या ग़िज़ा लेंगे, मौसम में खरीफ में क्या ग़िज़ा लेंगे, और वो टेम्परामेंट के हिसाब से, मौसम के टेम्परामेंट के हिसाब से, मौसम को मिजाज के हिसाब से हमको डाइट लेना चाहिए। ग़िज़ा दवाई, ये पहले ग़िज़ा होता है, ग़िज़ा के क्वालिफिकेशन किया गया कि ग़िज़ा दवाई, यानी कि ग़िज़ा के साथ साथ उसमें दवाइयत की असर भी रहती है, उसका कुछ एग्जांपल इसमें दिया गया है, जैसे कि होटल गार्ड है, पंपकिन है, कुकुम्बर है, मुस्क मिलन है, वाटर लेमन है, ये सब जो है ग़िज़ा दवाई का एग्जांपल है। एक दवाई ग़िज़ाई, यानी दवा का हिस्सा उसमें उस चीज में ज्यादा मिलती है और ग़िज़ाइयत कम पाई जाती है, उसको दवाई ग़िज़ाई बोलते हैं, ड्रग्स कम डाइट। इसका एग्जांपल्स है जैसे काली मिर्च है, इलायची है, कार्डमन है, और जिंजर है, पुदीना है, ये सब कुछ का एग्जांपल मिसाल इसके।
और दवा के बारे में बताया जाता है कि जो हम ले वो बॉडी को एज ए होल वो फिर एक्सक्रीट हो जाए, वो अपना असर करे और असर करने के बाद जुज़ मा यतहल्लल, बदन का पार्ट वो हिस्सा ना बने वो निकल जाए, उसको हम दवा कहते हैं। एक स्पेशल जबुल खासा स्पेसिफिक ड्रग्स, इसके बारे में अभी पहले बहुत सारे दवा होती थी जैसे मकनातिस है, और वो कैसे काम करती है उसको अननोन था, लेकिन आजकल एडवांस साइंटिफिक एरा में इतना एडवांस हो चुका है, सब रिसर्च हो चुका है जिसके अब कोई चीज मख्फी नहीं रह गई, राज नहीं रह गई, हर चीज के बारे में बताया जा चुका है, इसलिए अब इसकी अहमियत बहुत नहीं रह गई। लेकिन हमें जानना चाहिए कि इस चीज का भी जिक्र था, हमारे अतिबा ने ये बताए थे कि ये जबुल खासा एक स्पेसिफिक ड्रग है जो काम करती है, किस हिसाब से काम करती है, जैसे उदय सलीम अभी भी उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता चला, उसका रिसर्च जारी है कि अगर मिर्गी में या दिमागी कमजोरी में कुछ होता है तो गले में हम उदय सलीम बांध लेते हैं तो उसका असर करता है, उसका फायदा होता है, उसके बारे में बताया गया। ये कुछ डाइट्स हैं जो कौन क्या चीज लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, वो डायग्राम में भी बताने की कोशिश किया गया। इसमें बताया गया देखिए ग़िज़ा सबसे ज्यादा है, तो पूरे कोहल में बताया गया कि वो 30% हो चाहिए, वेजिटेबल 25% चाहिए और 10% हमारा फैट चाहिए। हमारी यूनानी अतिबा कुछ बात बताई है, उसको मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है ग़िज़ा के बारे में। हिप्पोक्रेट ने क्या बताया कि खाना हमें बतौर मेडिसिन लेना चाहिए, ना कि मेडिसिन खाने के तौर पर लेना चाहिए। ऐसे कहने का मतलब है कि और इतना खाना ऐसे हिसाब से खाएं कि हमें उसका नॉलेज हो कि हम कितना खाना हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना ले। ये कहने का मतलब है कि खाना एज ए मेडिसिन ले, दवा के तौर पर मैंने जीने के लिए खाना ले, मैंने जीने के लिए खाएं। खाना जीने के लिए होना चाहिए, जीने के लिए खाना नहीं होना चाहिए। और इसने और बताया कि और इस तरह से अगर हम लेंगे तो हमारी दवा की जो कोठरी है वो रखी रह जाएगी, अच्छी जिंदगी और अच्छा लाइफ चाहते हैं तो। और एक दूसरी जगह हिप्पोक्रेट ने बताया है कि कमजोरी जो है खाने से भी आती है। अगर हम बहुत ज्यादा खा लें जो रिक्वायरमेंट बॉडी में नहीं है, उससे ज्यादा अगर हम खाते हैं तो उससे भी कमजोरी आती है, उससे सिकनेस आती है, उससे बीमारी भी होती है। हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जैसे चिड़िया बर्ड्स जैसे खाना खाते हैं, उसी हिसाब से कोट किया गया है, वैसे ही खाना चाहिए। इतना हल्का लाइट खाना लेना चाहिए, लेकिन इतना हल्का ना ले जिसके माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए। जाने मतलब है कि अब बर्ड जो लेता है कि उसको उनको पता रहता है कि हम कौन सा कितना खाना है नहीं खाना है, उसके कोट किया गया बर्ड से। और आगे एक खाने का थोड़ा एप्पल एंड फ्रूट्स, हाँ फल के बारे में एप्पल के बारे में बताया गया है कि वो हमारे दिमाग का एक दोस्त है। और एक ग़िज़ा के बारे में बताया गया है कि ग़िज़ा की दोस्त भी है और दुश्मन भी है। ग़िज़ा अगर हम सही लिहाज से लेते हैं तो वो हमारा दोस्त है, अगर उससे ज्यादा लेते हैं तो वो दुश्मन हो जाता है, जिससे उससे बैड इफेक्ट होते हैं, उससे सारे सिकनेस आती है, बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए उसके दुश्मन से भी कोट किया गया है। अबिसिना ने बताया गया है कि पेट जो है ये हम बीमारियों का घर है, ये तो कहा जाता है कि उम्मुल माँ, यानी कि बीमारियों का माँ को अम्मा को पेट को बताया गया है। हारिस बिन बुद्ध ने किया है, उसने बताया कि पोमीग्रेनेट इज द बेस्ट फ्रूट। पोमीग्रेनेट जो है वो सारे फ्रूट में सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है, और रोज को जो है एसेंशियल कासनी और जितने हर्ब्स है उसमें कासनी को बहुत अच्छा माना गया है, और सारे वेजिटेबल्स में। अरिस्टो ने बताया कि जो शख्स जो है एक गिलास अंगूर का जूस लेता है और रोटी और मटन खाता है एंड फिजिकल एक्टिव रहता है, तो वैसे और अपने हेल्दी डाइट बैलेंस लेता है, उसको वो शख्स जल्दी बीमार नहीं हो सकता है। इतना अच्छी चीज बताया है कि ग्रेप्स का जूस और बैलेंस डाइट और मटन और सब खाते हैं
और फिजिकल एक्टिव रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, तो वो आदमी जल्दी बीमार नहीं होते, नहीं पड़ेगा। राजी गुड न्यूट्रिशन, राजी ने बताया है कि गुड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट माने मुनासिब आराम और खुश रहना, हंसमुख रहना, बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर द पिलर ऑफ बीमारी सिर्फ दवा से, ग़िज़ा से नहीं ठीक होती है। बीमारी के लिए इसे बताया कि बीमारी से रोकने के लिए आदमी को चाहिए कि खुश मिजाज रहे, गम भी रहे तो उसको जाहिर इतना ना करें, खुश मिजाज जो रहेगा उसकी रिकवरी रेट ज्यादा होती है। जैसे अभी इसका एग्जांपल बहुत अच्छा से समझ सकते हैं कि कोविड का एरिया गया अभी चल रहा है, इस कोविड में उनको बताया गया कि ऐसा है ऐसा नहीं रह रहा, तो गमगीन और सोच के वो और बीमार हो जाते हैं, कोविड से वजह से वो डेथ हो जाती है। अगर उनको बोल दिया जाए कि ये बहुत बड़ी इशू चीज नहीं है, आप सोच रहे हो ये तो एक नॉर्मल है, सर्दी खांसी की तरह आता है, इम्यूनिटी जैसा खाओ, इम्यूनिटी जैसा अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी ठीक होगा, इम्यूनिटी कमजोर रहा था धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकन है, लेकिन वो ठीक होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो सोच के साइकोलॉजिकल सोच करके बीमार हो जाते हैं। वो आगे भी बताया कि पेशेंट को अपना उसके ख्वाहिश के हिसाब से भी फूड प्रिस्क्राइब करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, डाइट मुतय्यन करना चाहिए, और खाना जो है भूख से कम खाना चाहिए, यह भी बताया गया है। इसमें बताया गया, जहां तक हमने पहले बताया कि जहां तक ये रजी का कॉल है कि जहां तक हो सके कि दवा से परहेज करें और ग़िज़ा से ही ट्रीटमेंट करें। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो बदरजे मजबूरी आपको दवा लेनी है। एक मुतनाविलात का, माकुल मशरूबात का एक दर्जाबंदी बताया गया है कि वो काम कैसे करता है उस हिसाब से। नफूस, जैसे की वो उसका पेनिट्रेशन और इफेक्ट का वो बहुत तेजी से इफेक्ट करता बॉडी में, वो है हनी, उसके एग्जांपल दिए कि शहद है और शराब है। और बतीउन नफूस एक ग़िज़ा की किस्म है, बतीउन नफूस जैसे कबाब है, ये बतीउन नफूस है, धीरे धीरे काम करता है। और एक है कि ब्लड कौन अच्छा रकीक बनाता है और कौन गलीज बनाता है, उसके हिसाब से भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है। और ग़िज़ाए लतीफ ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है, दिस इज 2 टाइप्स। ग़िज़ाए लतीफ कलीलुल तग़ज़िया, जो इजी डाइजेस्टेबल लो कैलोरीज फूड सच एज फ्रूट जूस। ग़िज़ाए लतीफ कसीरुल तग़ज़िया, जैसे इजी डाइजेस्टिव हाई कैलोरी फूड्स such as half boiled, half roasted, or meat, distilled and wine, grapes extract, juice. ग़िज़ाए कसीर, दूसरा किस्म है ग़िज़ाए कसीर, ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे मीट है, फल्स है, फ्रूट है, लाइक है मैंगो, जैक फ्रूट, ये ग़िज़ाए कसीर में आता है। बहुत और इसका भी 2 किस्म है, ग़िज़ाए कसीर कलीलुल तग़ज़िया और ग़िज़ाए कसीर कसीरुल तग़ज़िया। ग़िज़ाए और तीसरी किस्म है ग़िज़ाए मुतवस्सित मुतदिल ग़िज़ा, ये दोनों के बीच का है, जैसे मीट सूप, काउ मीट एंड वेजिटेबल्स लाइक पंपकिन, ये ग़िज़ाए मुतवस्सित मुतदिल में आता है। और एक किस्म बताया गया है कि कायम के हिसाब से, यानी कि जयतुल कैमूस के जो बॉडी बनता है, कुछ खाते हैं तो वो कैसे बनता है, सौले बनता है कि फासिद बनता है, उसके हिसाब से भी एक किस्म किया गया है। ग़िज़ाए जयतुल कैमूस, गुड काइम इज फॉर दैट इज माउल लहम, मीट डिस्टिल्ड एंड आबे अनार, पोमग्रेनेट जूस, आबे सेब, एप्पल जूस etc, ये ग़िज़ाए जयतुल कैमूस में आता है। एक किस्म बताया गया है ग़िज़ाए रद्दुल कैमूस, बैड काइम इज फॉर्म दैट इज कलेजी,
लिवर जो आता है उसमें बैट कैंप बनता है। लहमुल बतख का जो गोश्त है वो बनाते हैं। ड्राई साल्टेड मीट, ये सब आता है रद्दुल कैमुस। ये सारे क्लासिफिकेशन को इजा करते हैं उसको, तो उस हिसाब से सारे जैसे कैमुस के हिसाब से, ग़िज़ाइयत के हिसाब से, साले है कि फासिद है, तो उस सारों को अगर हम इजा करते हैं तो इनको 18 टाइप्स का गिजा बनता है। यानी हमें 18 टाइप्स के गिजा हमारे यूनानी लिटरेचर्स में मौजूद है, और उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ग़िज़ाए लतीफ सालिहुल कैमुस कसीरुल ग़िज़ा, दैट इज, ये एग्जांपल है बॉइल्ड एग की जर्दी, ये हमारा आता है ग़िज़ाए लतीफ सालिहुल कैमुस। दूसरा किस्म है ग़िज़ाए लतीफ सालिहुल कैमुस कलीलुल ग़िज़ा, उसका एग्जांपल अनार है। और तीसरा किस्म है ग़िज़ाए लतीफ सालिहुल कैमुस मुतदिल, उसका एग्जांपल मिसाल है गेहूं, साफ गेहूं और उसकी रोटी, गेहूं और गेहूं से जो रोटी बनती है, उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दलिया है, सब है, ये सब उसमें आता है। चौथा किस्म है ग़िज़ाए लतीफ हासिदुल कैमुस कसीरुल ग़िज़ा, दैट इज लंग्स, फेफड़े वगैरह जो जानवर का होते हैं उसमें आता है। पांचवा किस्म है ग़िज़ाए लतीफ हासिदुल कैमुस कलीलुल ग़िज़ा, दैट इज राय एंड पुराना पनीर। और ग़िज़ाए लतीफ हासिदुल ग़िज़ा मुतवस्सितुल अल-ग़िज़ा, दैट इज सेमी कुक्ड रोटी, जैसा अध पकी रोटी होती है वो हमारा हासिदुल ग़िज़ा में मुतवस्सित में आता है। ग़िज़ाए कसीर सालिहुल कैमुस कसीरुल ग़िज़ा, इसका मिसाल जो है उबला हुआ अंडा है। और ग़िज़ाए कसीर सालिहुल कैमुस कलीलुल ग़िज़ा, इसका है ताजा पनीर है, ये हमारे सालिहुल कैमुस में आता है। कलीलुल ग़िज़ा है, लेकिन ग़िज़ाइयत इसमें होती है तो कम होती है। ग़िज़ाए कसीर सालिहुल कैमुस मुतवस्सितुल ग़िज़ा, इसका मिसाल जो है बछड़े का गोश्त है, मतलब कम उम्र का जानवर का गोश्त है। जो ग़िज़ाए कसीर हासिदुल कैमुस कसीरुल ग़िज़ा, इसका मिसाल मिल्क और गोश्त, ऑक्स मीट, बैल का गोश्त जो है, बैल का गोश्त को है ग़िज़ाए कसीर हासिदुल कैमुस कसीरुल ग़िज़ा में रहता है। कसीरुल ग़िज़ा है, लेकिन कैमुस जो होता है बनता वो रद्दी बनता है, वो कैमुस बहुत अच्छा नहीं बनता है। 11वां किस्म है ग़िज़ाए कसीर रद्दुल कैमुस कलीलुल ग़िज़ा, इसका नमकसूद एक ग़िज़ा है, उसके बारे में बताया गया। ग़िज़ाए कसीर रद्दुल कैमुस मुतवस्सितुल ग़िज़ा, इसका मिसाल करम कुल्ला है। ग़िज़ाए मुतदिल सालिहुल लतीफ कसीरुल सालिहुल कैमुस कसीरुल ग़िज़ा, इसका मिसाल जो है एक साल का भेड़ का या बच्चे का गोश्त, वो जो है हमारा आता है ग़िज़ाए मुतदिल में आता है, सालिहुल कैमुस में आता है। 14 नंबर है ग़िज़ाए मुतदिल सालिहुल कैमुस कलीलुल ग़िज़ा, ग़िज़ाइयत इसमें कम हो और कैमुस तो अच्छा बनता है, साले बनता है, उसका जो है सलजम। ग़िज़ाए मुतदिल सालिहुल कैमुस मुतवस्सितुल ग़िज़ा, इसका मिसाल भेड़ का गोश्त है। और ग़िज़ाए मुतदिल रद्दुल कैमुस कसीरुल ग़िज़ा, इससे ग़िज़ाइयत बहुत ज्यादा आता है, लेकिन रद्दुल कैमुस बनता है, ये ऊंट के पीठ का कोहान का गोश्त है। ऊंट के कोहान का जो गोश्त होता है वो ग़िज़ाइयत के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैमुस उसका गंदा रद्दी बनता है, अच्छा नहीं बनता है। ग़िज़ाए मुतदिल रद्दुल कैमुस कलीलुल ग़िज़ा, उसका मिसाल है गोभी है, जो हम लोग भी खाते हैं, तो एसिडिटी वगैरह बनाता है, जनरल में भी ये आता है, देखने को मिलता है। और लास्ट है 18 नंबर ग़िज़ाए मुतदिल रद्दुल कैमुस मुतवस्सितुल ग़िज़ा, उसका मिसाल है भुना हुआ मछली, भुनी मछली, ड्राई फिश। ये तो मैंने कहा कैलोरीज टाइम फंक्शन।
and high calories or low calories, and in this aspect classification is follow. इसमें एक बार एक किया गया तकसीम किया गया है, जैसे इससे मैं पहले में डायग्राम में बताया था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन के हिसाब से करता है, वो इन्हीं किस्म है मॉडर्न। हम तो बहुत ही इतना आगे हैं कि आप उसको तुलना भी नहीं कर सकते हैं कि मॉडर्न में 3 किस्म में ग़िज़ा का तय किया है, उसके हिसाब से सारी दुनिया में उसको फॉलो हो रहा है, लेकिन हमारे अतिबा हमने इतना बारीक बिनी से किया है मिजाज के हिसाब से, उनके 18 किस्म है, इससे की तुलना भी नहीं कर सकते हैं। और हमें अब जरूरत है कि उसको मार्केट में लाने की और अच्छे से पेश करने की, साइंटिफिक रिसर्च करके मार्केट में लाने की जरूरत है। ये बताया एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच फूड्स, ये है बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे उसमें प्रोटीन है और रिच फूड है। प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी फूड, ये सब विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये प्रोटेक्टिव में आता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक हमें अब जरूरत ग़िज़ा की कितनी है पर डे के हिसाब से, आदमी को कितना, बच्चों को कितना चाहिए, चिल्ड्रन को कितना चाहिए, मेल को, वो मैंने इस में बताने की कोशिश किया है कि इन्फेंट को 650 किलो कैलोरी पर डे चाहिए, और चिल्ड्रन को जो चाहिए 650, लेके बच्चों में ग्रोथ होती है उसमें तो ज्यादा जरूरत पड़ती है। चिल्ड्रन को 1300 से 1800 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है, और मर्दों को 2400 से 3000 किलो कैलोरी पर डे हिसाब होता है। उसमें ये जो 1300-1800 दिया गया उसको एक्टिविटी से हिसाब से, उसके अभ्यास के हिसाब से, मेन का काम के हिसाब से क्या वर्क करता है उसके हिसाब से डिफरेंस है 24 से 3000 के आसपास। वुमेन को 2200 किलो कैलोरी की पर डे की जरूरत पड़ती है, और प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें 300 और बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, ये 2500 हो जाता है। डेली डाइटरी अलाउंस जो बताया गया उसमें क्या चीज से कितना हमें मिलती है और लेना चाहिए, वो इसमें बताया गया है कि आयरन जो है, ये प्रोटीन जो है 50 ग्राम चाहिए, वो 50 ग्राम किससे मिल सकती है, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स से। आयरन है 18 मिलीग्राम चाहिए होता है, वो मीट से मिल जाता है, एग से और ग्रेन से मिलता है। कैल्शियम वो क्या चाहिए 500 ग्राम, तो डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है। जिंक है, ये मीट, एग, सी फूड से भी सबसे ज्यादा मिलता है। आयोडीन है, आयोडाइड साल्ट एंड सी फूड्स भी मिल जाता है। विटामिन ये है 300 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए, तो वो वेजिटेबल लीवर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन डी ये 200 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये हमें मिल जाता है। अब विटामिन डी का स्रोत तो सबसे अच्छा सूरज है, रोशनी, ये डेयरी प्रोडक्ट। विटामिन सी है, ये सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, लेमन वगैरह से सब मिल जाता है। फॉलिक एसिड है, लीफी वेजिटेबल और लिवर से मिल जाता है। विटामिन B12 2 माइक्रोग्राम चाहिए। एनिमल प्रोटीन से B12 मिलता है। ये यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उसको विटामिन B12 की बहुत कमी हो जाती है। थायमिन है, ग्रेन्स, सीरियल्स, ये 1.1 चाहिए। निकोटिनिक एसिड ये है, मीट, नट और सीरियल से ये 15 mg चाहिए होता है मिलीग्राम, इससे हमको इनफ तौर पर मिल जाता है। ये वो मैं प्रेग्नेंट वुमेन 2200, नॉर्मल वुमेन को 2500 चला रहा। अब हम बात करते हैं कि ये ग़िज़ा की इतनी अहमियत है, लेकिन हमारे इंडिया में अब क्या एक सर्वे हुआ था कि उसके हिसाब से बताया चला कि कितना जरूरत है और कितना ले पा रहे हैं, और हमारी स्टेटस क्या है वर्ल्ड में, उस चीज पे बताया गया है। 160 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द कंट्री, इसमें कहता है इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड इन द वर्ल्ड बैंक जो इज ए कंट्रीज विद अ लोअर मिडिल इनकम वाला है, लोअर मिडिल। उसका कैपिटल जनरल ये है 996 से 943 ये इसका बताया गया था जीएडपी। ये इस रैंक में जो आया है 160वां रैंक है, बहुत नीचे, बहुत ज्यादा। ह्यूमन डेवलपमेंट में मान लो 209 कंट्रीज में किया गया था, उसमें 160 टर्म मिला है। 28% रूरल में और 26% इन द अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में। टू बी बिलो द पुअर
पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जो है देहाती 28 और शहरी जो 26 है। इनको एवरेज जो है 2400 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत होती है, लेकिन इसको मिल कितना पा रहा है मैक्सिमम, जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के हिसाब से अभी तक जो ये 2100 किलो कैलोरी पड़ रहा है, जिसे 24 चाहिए, ये मैक्सिमम माने इस तरह कितना खींचतान करके दिया है कि एक एवरेज इंसान को ये 2100 किलो कैलोरी पड़ता है, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाए। और हैं बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन के हम शिकार होते हैं, तो उसमें क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाते हैं, उसमें मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट में बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी आउटपुट में भी कमी आती है, वो एक्टिव नहीं रहता, माल न्यूट्रिशन शिकार होगा तो काम में मन नहीं लगेगा, और ये सब चीज होती है। और ये सिर्फ वही चीज नहीं है, ये हमारे इक्तिसादियत पर, इकोनॉमिक पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कुछ मखसूस डाइट है जिसके बारे में यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ डिजीज में काम आते हैं। सबसे पहले मैंने बार्ली वाटर, माउस शहीद, जौ का पानी के बारे में बताया है। इट इज कंसीडर्ड इज द मोस्ट बेनिफिशियल डाइट फ्रॉम ड्रग्स। हिप्पोक्रेट ने इसके 10 खूबियां बताई गई, 10 खुशियां इसके बारे में बताई गई है, हिप्पोक्रेट ने अपने किताब में लिखे हैं। इसमें 10 ग्राम में 14 पार्ट ऑफ वाटर और बॉइल टिल द कलर, इसमें चेंज हो जाए जब तक रेडिश खत्म हो जाए आ जाए। इसमें दे आर यूजफुल इन केस ऑफ फीवर, इसमें बुखार में, एक्यूट इन्फेक्शन में, ट्यूबरकुलोसिस में, डायबिटीज में, और इसके साथ साथ बहुत सारे डिजीज में ये काम आते हैं। सिकबाज के बारे में बताया गया, दिस फूड आइटम इज प्रिपेयर्ड विद गाय या भेड़, मटन या जिंगर, स्पाइस एंड वेजिटेबल से ही बनता है। ये जो है वोमिटिंग, उल्टी में, जॉन्डिस में और इन्फ्लेमेटरी डिजीज में, लिवर और एसाइटिस में काम आती है। बहुत अच्छा इफेक्ट करता है सिकबाज। सिकंजवी ये भी बहुत सारी बीमारी में काम आती है, जैसे सबसे ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस में भी काम आती है, और नोजिया, वोमिटिंग में, एक्यूट हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस में ये काम होता है। फ्रूट जूस, इसके बारे में भी बहुत सारे खूबियां बताई गई है, खुशियां बताई गई हैं कि कैसे किस किस बीमारियां हम दे सकते हैं और किस तरह के पेशेंट को देने से फायदा है, उसके बारे में बताया गया है कि एप्पल, पोमेग्रेनेट और ये चीज जो बताया गया है, ये तकरीबन सभी पेशेंट को, जिस तरह की पेशेंट हो, सबको हम कुछ ना कुछ इसको जूस दे सकते हैं। इसके बारे में ये अच्छी चीज बताई गई है कि इसमें सब पेशेंट को हम दे सकते हैं, क्वांटिटी और को घटाते हुए। मौजूद के बारे में बताया गया है, मेलानकोलिया जिसको कहते हैं, उसमें भी डिप्रेशन वगैरह में, जो मेंटल डिसऑर्डर रहता है, उसमें मौजूद का बहुत अच्छा रोल होता है। माइग्रेन में, बर्निंग मैक्चुरेशन है, पेशाब में जलन वगैरह हो, रेनल फेल्योर हो, एसाइटिस एंड जॉन्डिस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एसाइटिस में पानी की कमी कम दिया जाता है, इसलिए मौजूद देंगे तो पानी का भी काम करेगा, उसके साथ साथ प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन और सारे चीज इसमें मिलते हैं जो उसको फायदा करेगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी केयर करता है, अच्छा काम करता है। मौलहम, ये इसके बारे में, इसका प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में बहुत अच्छा ये काम करता है, और खासतौर पर टीबी की बीमारी जो होती है उसमें तो बहुत अच्छा काम करता है, एनीमिया भी काम करता है, और इसके ब्रेन सेरेब्रल डिजीज में अच्छा काम करता है, हार्ट डिजीज में भी काम करता है, सीपीए में काम करता है। मॉल हनी का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसका पानी हनी वाटर में रहते हैं, मॉल असल, उसका भी बहुत सारे बेनिफिट हमारे यूनानी बुक में बताया हुआ है। इस बारी सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, जिसमें
ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालाइज मार देता है, फेशियल पैरालाइज होता है, या हाई ग्रेड का फीवर रहता है, इसमें भी ये माउलोस्लग बहुत अच्छा, गैस्ट्रिक डिजीज में बहुत अच्छा आता है। या ड्राई कफ होता है, जिसमें अभी जो ड्राई कफ का सीजन चला है, कोविड में ड्राई कफ भी एक सिम्टम है, उसमें हम माउलोस्लग को देंगे तो बहुत फायदा करेगा। इस सत्तू के बारे में बताया गया, ये हमारे हुक्मा तो बांध के लेके सफर करते थे। सफर के क्या हमारा चैप्टर है, सफर करें तो कैसे करें, सफर के बारे में ही, सफर का ग़िज़ा इसके में ही बताया गया है कि हम जर्नी में जाएं तो क्या क्या लेके जाएं, क्या चीजें, तो उसमें ये सत्तू का बहुत अहमियत है। आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जहां मिले पानी दूध जिसमें मिले घोल कर पी लीजिए, आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। और ये कुछ डिजीज के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। रूप है, ये रूप जो है फल का एक्सट्रेक्ट से ये गाढ़ा होता है थोड़ा, ये इसके बहुत फायदे बताए गए हैं। इसके बहुत सारा खासतौर पर पेट में दर्द होता है या ब्रेन में कार्डियक टॉनिक, पेट का, ब्रेन और कार्डियक का ये टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसमें मुकव्वे दिमाग, मुकव्वे मैदा, मुकव्वे जिगर और मुकव्वे कल्ब के तौर पर इसका यूज होता है। सिरका, इसके ये तो बहुत सारे लोग खाने पीने में यूज करते हैं इसके, लेकिन स्पेशल कुछ यूज है, जैसे डायबिटीज मेलिटस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ब्रेन टॉनिक के तौर पर इसको करते हैं, वो सारे खूबी जो उसने पहले बताया इसमें रूप में, वो चीज हमारे सिक्का में भी मौजूद है। अब आता है मतलब मशरूबात, यानी वाटर, पानी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहले तारीफ है, दर्जाबंदी है, पानी क्या आता है, उसकी जरूरत क्या है, वो क्या, उसके जराये क्या है, वो फिर उसका जौहर कैसे काम करता है, उसके बारे में डिटेल में आगे, मतलब उसके असरात क्या हो सकते हैं, उसकी बीमारी क्या होती है, और इसमें तकद्दुस तौर पर उसको कैसे ले सकते हैं। पानी जो है बहुत ही लाजिमी जूस है हमारे हेल्थ के लिए। ये मेजर कंस्टिट्यूएंट बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट इसमें पाया जाता है, 75% बॉडी वेट का होता है। हमारे बॉडी वेट का 75% वाटर ही पाया जाता है। ये ब्लड और अदर वाइटल बॉडी के फ्लूइड्स को इंटेक्ट करता है। वाटर प्लेस अ की रोल इन एलिमिनेशन ऑफ फूड बॉडी वेट, बॉडी के फुल्लात को निकालने में ये बहुत अच्छा काम करता है, और बॉडी के टेम्परामेंट को और टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, उसका हरकत को, उसको भी बॉडी टेम्परामेंट को भी मेंटेन करता है। और ये पानी के जो है वाटर के हमारे पसीना से, पेशाब से, फीसेस से जरिए ये बॉडी से खुजलात को निकाल देता है। ये सारे नीड्स होती है इसकी। और पानी हमें जरूरत के और आगे बताया गया है कि मस्ट कंस्टेंटली मेक फूड विद क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर। एक नॉर्मल सेहतमंद आदमी को 8 से 10 गिलास पानी की जरूरत होती है, 2 लीटर वाटर पर डे। और वो गर्मी और वर्क के हिसाब से ये इनके उसका पानी का इंटेक बढ़ जाता है या घट जाता है उसका हालत के हिसाब से, लेकिन जनरल 1-2 लीटर मिनिमम चाहिए होता है। ये फंक्शन क्या है, ये रेगुलर पहले भी बताया चुका है, यहाँ डिटेल से बता रहा हूँ कि रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और ये पानी क्या करता है, मॉइस्ट टिश्यू, आईज, नोज एंड माउथ ईटीसी को क्या करता है, मॉइस्चर रखता है, और बॉडी को हमारे ऑर्गन डिजीज से, टिश्यू से, ऑर्गन से प्रोटेक्ट करता है। और ये न्यूट्रिशन और एंड ऑक्सीजन को टू सेल तक पहुंचाता है। कैरीज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू सेल तक हमारे ये कैरी करने में हेल्प करता है। अब जॉइंट को लुब्रिकेट भी करता है, और उसके साथ साथ किडनी और लिवर को फ्लश करता है, और वेस्ट फ्लशिंग करता कैसे करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारा निकाल कर फ्लशिंग करता है। और हमारे डाइट को क्या करता है, हल्का करता है, लाइट करता है। और ग़िज़ा को भी ये पकाता है। हमारे में लफ्ज है कि ग़िज़ा के पकाने में भी ये पानी अच्छा रोल अदा करता है। और पानी के सोर्स क्या है, इसके सोर्स नेचुरल सोर्स है वाटर का,
ये पोटेंशियल यूज इन द सोर्स वाटर सप्लाई है 70% ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ इज अनसाल्टेड। 3% ही पानी पूरे वर्ल्ड में जो इतना पानी है उसमें 3% पानी ही हमारे यूज के लायक है पीने के और यूज करके। 97% जो है वो यूज के नहीं रहता है। Fresh water, surface water under river flows, ground water, frozen water, artificial source of fresh water can be include treated water, जैसे कि रिसाइकलिंग करके वो पानी को भी हम आर्टिफिशियल तौर पर निकालते हैं, या पानी जो गड्ढा है उसको हम मॉडिफाइड करके और सफाई करके मशीन आज के साइंटिफिक मशीन आ गई है, तो क्या न्यूट्रिशन चाहिए ना चाहिए उसको ट्रीट करके हम वो पीने के लायक बनाते हैं। हमारे यूनानी में पानी के बारे में बताया है कि माउल जय्यद और माउल में रेन वाटर, इसके बारे में बताया है। माउल में वाटर फ्रॉम सी, वाटर फॉल्स, ये रॉक सैंड और रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, ये माउल जय्यद की किस्म में आता है। जो सी वाटर फॉल्स मतलब झरने से गिरता है वो माउल जय्यद में आता है। अगर रुका हुआ पानी लेकिन बहता हो सैंड जिसमें रेतीली बालू हो, रेतीली हो, उसमें ये पानी, उसका जो पानी होता है वो जय्यदुल जौहर वाला पानी होता है। और जो दौड़ता हुआ रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी, वो जय्यद में आता है। और ऐसे तालाब या एक्सपोजर जहाँ सूरज का एक्सपोजर, सूरज की रोशनी और हवा का गुजर हो अच्छा, वो जय्यदुल जौहर कहलाता है। और उसकी एक खूबी उसमें जय्यदुल जौहर का ये है कि वो मीठा पानी, अपनी जबान में क्या कहते हैं, मीठा पानी बोलते हैं, टेस्टलेस होता है और वो बू से साफ होता है और उसमें बू नहीं होती है और वो डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक है मत्रिया मतलब रेन वाटर, बारिश पानी होता है, समर रेन वाटर इज गुड, ये बहुत अच्छा होता है ये, लेकिन ये बहुत हल्का होता है और ये इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा प्रोन होता है, बहुत ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होती है, इसलिए लाइट होता है, विस्कोसिटी बहुत कम होती है और एक्यूरेट होता है। बोक्रात ने बताया है कि बारिश का पानी ये बहुत ही साफ और मीठा होता है दूसरे पानी के बनिस्बत, और ये इज फॉर्म आफ्टर वाइब्रेशन, क्योंकि ये वाइब्रेशन से बनता है। किताबुल मियाद में ये जिक्र किया है आपने कि रेन का पानी और दिगत पानी से बहुत अच्छा होता है। वाटर नाला उछला के पानी, तालाब का पानी बेटर देन वाटरफॉल, ये झरने का पानी से अच्छा वेल वाटर बताया गया है कुएं का पानी को, जिसके ये नुकसान अल्सर एंड ड्यूडेनम, ये पानी जो है अल्सर पेट में आता है उसके लिए पैदा होता है, ड्यूडेनम के लिए। माउल जलीदिया, ये बर्फ और ओला का जो पानी होता है उसमें वेस्कस होता है, कसिव होता है उसमें, और ये प्यास को बहुत ज्यादा जल्दी बुझाती है, प्यास बुझ जाती है इससे। लेकिन ये जो है जिसको नर्वाइन पेन, आसाब का दर्द उध रहता है, वो उसके लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन इसको उस नुकसान से बचने के लिए इसके लिए क्या करना चाहिए, उसको बॉईल करके यूज करना चाहिए, तो आप उस नुकसान से, नॉर्मल पेन से बच जाएंगे। इस तरह का पानी अगर आप पीते हैं तो नॉर्मल पेन जिसको रहेगा उसको नुकसान करेगा। एक माउंटनस, ये जो है वाटर कुएं के पानी से खराब कंपेयर में बुरा, अच्छा नहीं है कंपेयर में लेस, ये क्योंकि ये रनिंग वाटर नहीं होता है, ये गेट्स इजीली, ये आसानी से इन्फेक्टेड होता है। माउल कदर, ये पानी जो है ये हेवी होता है, भारी होता है, लेकिन ये फायदेमंद उसके डायरिया के लिए, लूज मोशन और पेशेंट के लिए ये अच्छा है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रिक्शन पावर होता है, इसलिए वो डायरिया वालों के लिए फायदेमंद है। और हाँ, लेकिन ये पानी क्या करता है, पेट में स्टोन बनने का भी और ऑब्स्ट्रक्शन, शुद्धता पैदा करने का कारण भी बन सकता है इस तरह का पानी। एक है 18वां पानी, ये जो इसमें फ्लो नहीं होता है, ये जहाँ जंगल वगैरह है वहां पे ये इस तरह का पाया जाता है।
ये उसके साथ जो फंगस और ये काई जमा हो रहता है, अलगी सरफेस उसमें मौजूद रहता है, उस तरह का पानी माए राकिद कहलाता है। ये वाटर ये कसीफ होता है और ये स्पिलिंग और लीवर के बीमारी पैदा करता है, ये एसाइटिस का भी कारण हो सकता है। और ये इस तरह का पानी जो पीता है, अगर कोई आता है और पीती है तो उसको डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा परेशानी पड़ जाती है। और ये इन्फ्लेमेटरी और बच्चा जो पैदा होता है तो वो इन्फ्लाम्ड बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है। ये कॉज होता है सीडो। और ये कभी-कभी इस तरह का पानी रेगुलर अगर कोई अगर पीती है तो उसको हमल काजिब के भी खतरा रहता है। ये इस पानी की राकिद की बता रहा हूँ। और माय मदनिया, ये वाटर इंक्लूड मेटल्स, ये मेटल्स जिसमें पानी में रहता है वो माय मदनिया बोलते हैं। वो नमकीन है, ये नौशादरी है, उसमें नौशादरी भी आता है और शर्बिया आता है। शर्बिया बोलते हैं फिटकरी जो होते हैं, और जाज भी बोलते हैं। मौल हदीदिया या नुहासिया, ये मदनियत में इतने 4 टाइप के वाटर होते हैं मदनियत में पानी। इसमें नौशादरी जो पानी होता है उसमें हम हुपना में भी यूज करते हैं, बहुत अच्छा होता है। नमकीन है जिसको पानी होती है, इसमें इम्बैलेंस रहता है, उसको एसाइटिस वगैरह में देते हैं, उससे फायदा करता है। और जाज है जिसको इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है उसमें भी देते हैं। या पाशुया मैंने करने में जो स्वीटिंग वूटिंग ज्यादा होती है उसमें उसको स्नान कराते हैं या पाशुया कराते हैं उस पानी से, तो फायदा करेगा उसमें। इसमें एक इस बारे में गर्म और ठंडा पानी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। इसमें वजाहत की गई है कि मॉडरेट पानी जो मीडियम दर्जे का जो गर्म हो उसमें पानी है, उसको गुनगुना पानी कहते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। लूज मोशन में रहता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू को मजबूत करता है, मैदा है इनके भूख को बढ़ाती है और प्यास को भी बुझाती है। लेकिन ये विसरल डिजीज के लिए ये अच्छा नहीं होता है। ये गुनगुना पानी जो है ये इन्फ्लाम डिजीज है तो वर्मा आशा है जिसको, उसमें ये मुनासिब नहीं है। और नजला भी अमराज के लिए भी ये मुनासिब नहीं है। हॉट वाटर में बताया गया है कि ये प्रोड्यूस ये नोजिया पैदा करता है और ये, लेकिन ये फायदेमंद है इसके लिए अगर घोट पिया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्जियत रहता है, बहुत ज्यादा कब्जियत का शिकार है, उसको ये फायदेमंद करता है गर्म पानी। और रेगुलर यूज हाँ, लेकिन अगर इसको रेगुलर यूज करते हैं, कंटिन्यू इसको यूज करते हैं तो फिर पेट की कमजोरी हो जाती है उसमें और हाजमा की खराबी होती है इसमें, और ये हमारी प्यास को नहीं बुझाती है। गर्म पानी प्यास नहीं बुझती इससे। ये पानी के बाद हम पानी से का एक बिवरेज यानी कि मशरूबात के बारे में हम बात करते हैं। ये बिवरेज को हमारे में बहुत अच्छा से बताया गया है। बिवरेज में सबसे अच्छा हमारा मिल्क को बताया गया, सबसे अच्छा है मिल्क। ये उसमें क्या करता है, इसका बेनिफिट बताया कि प्यास को बुझाती है और फ्लूइड रिक्वायरमेंट को, बॉडी के फ्लूइड रिक्वायरमेंट को भी मेंटेन करती है। सम एज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जबकि अदर एक्ट एज ए स्टिमुलेंट। दोस्तों कुछ बिवरेज जो है हमारे स्टिमुलेशन का काम करता है और कुछ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, गजाइयत भी देता है। और मिल्क तो एक्सेलेंट बेवरेज ऑफ ऑल एज, सारी उम्र के बच्चों को, सारे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी एज के लोगों के लिए मिल्क को एक्सेलेंट बेवरेज बताया गया है। ये रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये प्यास जो आते हैं ये फ्लूइड रिक्वायरमेंट बॉडी को पूरा करते हैं। ये मिल्क प्रोवाइड न्यूट्रिएंट व्हाइल द अदर एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। मिल्क इज एन एक्सेलेंट बेवरेज फॉर ऑल एज ग्रुप एज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। और कुछ में यूनानी लिटरेचर्स में कुछ डिजीज के लिए कुछ खास तरह का डाइट बताया गया है, उसको मैं इस चार्ट के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि हेडेक में मसूर की दाल
ये अच्छा काम करता है और उसका जिंकर सिरका के साथ और हरी सब्जियां काम करती है, फ्रेश फ्रूट, ताजा फल वगैरह ये हेडेक में देना चाहिए। मेनिंजाइटिस सरसाम वगैरह में हम बार्ली वाटर माउशहीर का भी इस्तेमाल करने के लिए बताया जाता है। और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज सीबीए जिसको बोलते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे सेरेब्रोवास्कुलर में पैरालिसिस आता है, लकवा भी आता है, और कोई कमजोरी एक पार्ट का कमजोरी आ जाता है या इन्फार्क्ट वगैरह हो जाए ब्रेन में, वो सारी चीज में ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारी हो जिसमें पार्ट को विकेस करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसी भी पार्ट को बॉडी को, तो उसमें बहुत अच्छा बताया गया है फ्रेश फ्रूट, और जिसका टेम्परामेंट लेकिन अस के तरह माउल अस ये बहुत कोल्ड टेम्परामेंट का हो, इसलिए कि वेस्कुलर डिजीज का ये बताया गया है कि हार्ड मिजाज का, तो इसलिए हम कोल्ड दे देंगे उसमें। पहला इसमें जैसे फंगाल ग्राम है, ओलिव ऑयल है, माउल अस इसमें देते हैं। फेब्राइल में भी हमको पहले बताया कि हाई ग्रेड फीवर हो तो उसमें भी ये बार्ली वाटर देंगे तो बहुत अच्छा है। चिकन सूप भी उसको फेब्राइल में काम आता है, चिकन सूप। ये मॉडर्न में भी ये चला गया, आईसीयू और पेशेंट में बहुत सिकनेस होता है, फीवर होता है, तो अगर उसमें सेमी अर्ली या अर्ली लिक्विड डाइट अलाउ होता है उसमें हम ये चिकन सूप भी कहीं कहीं देते हैं। कन्वर्जन में भी काम आता है, फीवर कन्वर्जन हाई ग्रेड फीवर होगा तो उसमें कन्वर्जन आने का खतरा रहता है, उसी कन्वर्जन जिस तरह का पेशेंट को हम राइस ट्यूब से, अगर पूरी कॉन्शियस नहीं है तो हम राइस ट्यूब से भी देते हैं। या यूनानी में अब मॉडर्न को अभी राइस ट्यूब यूज करना यूनानी वालों के लिए विजन के लिए कोई नहीं है, वो एक टेक्निकल चीज है, हम उसको आसानी से कर सकते हैं और उसी तरह हम दे सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। एपिलेप्सी में ये भुना हुआ गोश्त और प्याज, गार्लिक, लहसुन अगर ये सब चीज, ब्रोकली, ये सब फायदा है। ये हमें हेडेक में ये जो चीज काम आती है उसका मैं डायग्राम लगाना चाह रहा था, वक्त के नहीं वजह से नहीं लगा पाया। एपिलेप्सी में चाह रहा था, फिब्रल कन्वर्जन में जो चीज इसका बहुत महत्व है कि बार्ली वाटर उसका चिकन सूप का पिक्चर लगा देता तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ जितने लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो समझ ही रहे हैं। ये आम लोगों के लिए मैं ये कोशिश किया था। राइस, मटन है, अनियन है, गार्लिक है, ब्रासिका निगरा है, मस्टर्ड सीड्स जिसे कहते हैं, काले सरसों से आते हैं, बेसिका फेबा, ब्रॉड बीन, जो बीन और मार्केटिंग में का आवाज है। ये मालिकोलिया में भी कुछ स्पेशल डाइट है, यूनानी अतिब्बा ने जिक्र किया आपने बहुत सारी किताबों में, हाजिब में, फिरदौसी हिकमत में, किताबुल मशहूरी में, इसमें बहुत अच्छा से इसका मेंशन है, इसके बारे में बताया गया है कि क्या डाइट देंगे, वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है। मटन है, यंग शीप का, मैंने जवान कम उम्र के, मीडियम उम्र के भेड़ का, सबका चिकन, ब्रेड और फ्राई अच्छे गेहूं का हो, फ्रेश मिल्क है, लिवर फिश है, स्वीट मेड विथ है शुगर एंड रोगन है, बादाम, अगर बादाम वगैरह से जो मिला हुआ हो उससे फायदा करता है। माहौल जुब्न है, हाँ, लेकिन इसमें फ्राई मटन से परहेज करते हैं, इसमें मेलेकोलिया में जो है फ्राइड मटन नहीं देंगे, इसमें मसूर की दाल से मदद करेंगे, तब साल्टी एंड एसिड टेस्टेड फूड्स ये सब से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कन्वर्जन में फ्रूट जूस बहुत अच्छा काम करता है, नहीं सॉरी कंजक्टिवाइटिस में, आंख में आंसू में चश्म बोलते हैं इसको, शायद आंसू में चश्म ही है, फ्रूट जूस इसके लिए बहुत फायदेमंद है। कफ में बार्ली वाटर है, मैंने बताया यानी कि ड्राई कफ में अभी कोविड में जैसे है बार्ली वाटर का बहुत अभी इस्तेमाल करा सकते हैं। और मेड वेजिटेबल्स ऑफ बेसिया फेबा और स्पेनिश मेड विद आलमंड ऑयल, बादाम के तेल से। पिलोरेसी में जो चेस्ट में पानी आ जाता है, अभी कोविड पेशेंट में बहुत ज्यादा ये समझ में आ रहा है कि पिलोरी डिफ्यूजन हो गया, भाई क्या चीज का नाम है, वो पिलोरेसी है, तो उसमें बार्ली वाटर हम बताएंगे कि ड्राई कप में, तो इसलिए हम ये बार्ली वाटर को कोविड में भी हमको यूज कराना चाहिए, इसका बहुत अच्छा किताबों में इसका जिक्र आया हुआ है। पेशाब में जलन हो तो हसनमिया एक गजा है, उसको हम देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में
कहते हैं इसमें बहुत सारे हकीमों ने बहुत सारी किताब में बताया है, खासतौर पर हाजिक में भी इसका जिक्र अच्छा से किया हुआ है, तौहीदोस में भी किया हुआ है, मंसूरी में भी किया हुआ है, और कई मैगजीन कंप्लीट में मैं देखा हूँ उसमें भी इसका सारे का जिक्र है। उसमें गॉड मिल्क का बहुत अच्छा है, बार्ली वाटर का, माओ शहीद का, और इसमें बताया जाता है कि फिश, फ्राइड फिश देना फायदेमंद होता है। वेजिटेबल्स है, मेड लीव्स ऑफ पोर्टुलन और ये सब चीज दुर्बोध है, एंगिनिया है, कुकुम्बर है, माउल लहम है, वाटरमेलन है, पोमीग्रेनेट और ग्रेप, ये सब चीज, डोमेस्टिक एप्पल, तो हल्दी भी बहुत अच्छा काम आता है। तो माउल हस, घबराहट में पल्पिटेशन निकल है, उसमें भी है चिकन सूप, उसको भी देते हैं, हॉट स्पाइस के साथ पकाया गया हो। अंगूर, मैंने वो अंगूर है जो थोड़ा सा कम पकता हो, उसको देना जो बहुत फायदेमंद होता है। और सिकबास और शकरी मुरब्बा है या अमला है, अर्क केवड़ा है, अर्क दाउजमान है, मुरब्बा है, अनानास है, मुरब्बा है, तमारहिंद है, ये पल्पिटेशन में बहुत अच्छा काम करता है। ट्यूबरकुलोसिस, इसमें भी बता चुका हूँ, इसमें पिक्चर लगाना चाह रहा था। जॉन्डिस में, जॉन्डिस वेजिटेबल मेड विद पंपकिन, स्पेनिश, ये सब चीज, कुकुम्बर, प्रोनेस, डोमेस्टिक का, सेलेनियम निग्रम, ये सब चीज है हमारे जॉन्डिस में। और इसमें ओलिगोस्पर्मिया एंड स्पर्मेटोरिया, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए सोनियन है, कैरोट है, ग्राम मिंट्स है, पेंगुइट है, आलमंड है, वॉलनट है, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब, फिग, बनाना, खजूर, बादाम और मटन, मिल्क, चिकन सूप, ये सब चीज जो है, चेस्ट नट और कोकोनट, ये सब सारी चीज जो है हमारे मुगल से मनी और मनी है ना, ये दोनों में इसमें स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म काउंट बहुत नहीं होता है, उस सब में ये सारे चीज डाइट हम रिकमेंड करेंगे, और उसके साथ साथ जो स्पेशल हेल्थ ट्रीटमेंट है वो करेंगे। लेकिन ऐसे पेशेंट को ये डाइट जरूर दें, ये बहुत ये कारगर होगा, उसमें मुआविन साबित होगा। ये गैस्ट्राइटिस में हम क्या कर दे सकते हैं, उसमें पोमेग्रेनेट जूस है, शिकंजी है, और ये सब हम गैस्ट्राइटिस में देंगे, फ्रूट जूस देंगे, कोल्ड टेम्परामेंट वाली चीज देंगे तो गैस्ट्राइटिस में अच्छा काम करेगा। जॉन्डिस में बता ही चुका हूँ। तो यूरेथेसिस में ये मिल्क की चीज, पनीर वगैरह भी देते हैं। इन्फेस्टेशन में व्हीट ब्रेड और कांजी है। फीवर में वेजिटेबल्स है, मटन है, यंग गोट और चिकन सूप वगैरह से फीवर में देते हैं। एनोरेक्सिया, इसमें भूख अगर कम रहती है, इसमें भी चिकन, फ्राइड चिकन देते हैं उसमें, विद पोमेग्रेनेट जूस, भुना हुआ चिकन, जो जूस, पोमेग्रेनेट का जूस देते हैं उसमें। मिंट, liver, live on fish, vinegar, onion with vinegar, प्याज सिरके के साथ, फ्राइड चिकन, ये सब ये हमारा एनोरेक्सिया में काम आता है। हेपेटिक पेन, जिसमें लीवर में पेन होता है, उसमें ये सारी चीज बताया गया है। वाटरमेलन है, शुगर के साथ दे दें, मीठा नहीं रहता तो उसको शुगर देंगे तो कम करेगा। इसके लीवर जिसके डिजीज होती है उसमें शुगर की कमी भी होती है। पंपकिन, ग्रेप्स जूस, कोकम्बर है, जूस है, along with सेलेनियम निग्रम, ये सारे चीज इसमें बताया गया है। ये हमारे हेपेटिक पेन में काम आता है। हेमेचूरिया, जिसमें ब्लड मिक्स यूरिन जिसको होता है, उसके लिए फालूदा बहुत अच्छा काम करता है। फालूदा विद आलमंड ऑयल और राइस सूप। गॉट में प्रोनस डोमेस्टिक एंड शुगर कैन जूस, शुगर कैन गन्ना का जूस वगैरह इसमें गॉट में फायदेमंद है। और जो स्पर्मेट जो है तो बताया है। आर्टिकेरिया, तवछलना, उसमें भी पोमेग्रेनेट जूस और कर्ड एंड जिंजर, दही और जो है सिरका और पोमेग्रेनेट जूस, अनार वगैरह बहुत इसमें फायदेमंद होता है। और डायबिटीज में
डायबिटीज में बताया कि फल नहीं खाना। डायबिटीज में पोमीग्रेनेट में बहुत अच्छा बताया गया है, पोमीग्रेनेट का जूस और उसकी या पोमीग्रेनेट भी देना ये है। लेकिन मॉडर्न में ये रिसर्च की बात है कि वो पोमीग्रेनेट को मना करते हैं, ये होता है शुगर का पार्ट, लेकिन इसमें शुगर तो है लेकिन ये सुक्रोज पाया जाता है शायद मेरे हिसाब से, इसमें ये फायदेमंद है, इसको मजीद तहकीक की जरूरत है। मिसलेस ऑफ ये सब बोल रहा है, इस सबको इसमें दे सकते हैं, स्पाइनल पंपिंग ये तो देंगे ही। सोरासिस का कुछ डाइट है, हम सोरासिस का पेशेंट बहुत आते हैं यहाँ, उसके लिए कुछ डाइट मुतय्यन किया गया है। ये ब्लैक ग्राम है, पंपिंग है, स्पाइनस है, फ्रेश मिल्क है, माउथ जूबन है, फ्रेश मिल्क अलोंग विद ब्लैक ग्राम एंड आलमंड, कोल्ड ड्राई हार्ड एंड melancholic products, diets like red meat, salt, fish and cheese अवॉइड, ये सब रेड मीट वगैरह से अवॉइड करेंगे, लेकिन वो चीज उसको देंगे। ओबेसिटी में ऑनियन, गार्लिक, पेन, कैरम, ओवेरीज, पेपर, लौंगम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब फायदेमंद है। डायबिटीज वो उसका बताने की कोशिश किया था। हमें क्या अब करना चाहिए, हमें पॉइंट टू पॉइंटर कि क्या हम करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फूड, अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर एज, उम्र, जनरल और फिजिकल एक्टिविटी और वर्क के हिसाब से, पेशा के हिसाब से उसको हमको लेना चाहिए, चॉइस करना चाहिए ज्यादा। और उसके साथ जो ले उसके होल ग्रेन जरूर उसमें लें, और वेजिटेबल हरी सब्जियां जरूर लें। उसके साथ इंक्लूड जगरी गुड़ वगैरह का भी लेने की जरूरत है। और कैलोरी एनर्जी गैप, और उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और एनर्जी गैप जो होता है गैप। फिर फ्रेश लोकली अवेलेबल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन प्लेंटी, जो लोकल में हमें जो फ्रूट्स मिले, मौसमी फ्रूट और सब्जियां, उसको बहुत ज्यादा हमको खाना चाहिए, इतना हो सके पॉसिबल हो उसको हम प्लेंटी में लेना चाहिए। उसमें है एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स भी, एनिमल ओरिजिन से भी लेना चाहिए, मिल्क है, अंडे हैं, गोश्त है, और खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज को और लैक्टेशन मदर को भी इस चीज का ज्यादा जरूरत पड़ती है, और बच्चों को। एडल्ट में लो फैट प्रोटीन रिच फूड सच एज मीट, फिश, पल्स एंड लो फैट मिल्क, ये लेना चाहिए। डेवलप हेल्थी ईटिंग हैबिट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मूव much as you can avoid sedentary lifestyle। हमें अच्छी लाइफस्टाइल से बचना चाहिए और गलत लाइफस्टाइल से बचना चाहिए, और अपने लाइफस्टाइल से बचते हुए क्या मुनासिब डाइट, बैलेंस डाइट क्या हैबिट बनाना चाहिए। और उस डाइट हमारा इसका गोल्स क्या है, मतलब क्या है कि हमको ये हेल्थ जो हमारी ऑप्टिमल हेल्थ है, हमारी सेहत है, उसको हम कैसे मेंटेन कर रखें, इस हिसाब से हमको डाइट लेना होगा। इसके लिए मोटिवेट करना है हमको कि हेल्दी डाइट किसको कहते हैं, हेल्दी डाइट किसको, कितना बैलेंस डाइट लेंगे, और किस उम्र और काम वर्क के हिसाब से स्टूडेंट को लेबर वर्क करता है, उसके हिसाब से एक मुनासिब डाइट रेगुलेट करके सबको अवेयरनेस करें, वो अच्छी बॉडी ले सका, अच्छा सेहत गेन कर सके। न्यूट्रिशन स्टेटस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेशन, हमला औरत और जो दूध पिलाने वाली माएं, लैक्टेटिंग मदर्स, उनके डाइट क्या है एक फिक्स करें, और उनको बताया जाए कि आपके लिए मुनासिब डाइट है, ये आप लें। और उसमें क्या होगा, बर्थ वेट जो माल न्यूट्रिशन या कम उम्र का बच्चा पैदा होते हैं, है ना, उससे भी हम बचा सकते हैं, उसका अच्छा न्यूट्रिशन दे करके। और जनरेशन अच्छा जो पैदा हो उसको अच्छा बनाने के लिए ये हम ये डाइट अच्छा से बताना होगा। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से और बहुत सारे डिजीज से बचाने के लिए हमें अच्छी डाइट का अचीव करना होगा। एक बैलेंस डाइट को हम हर एक फर्द तक पहुंचाना होगा, तभी हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। और उससे बचने के लिए सबसे हम क्या करना होगा कि ये अभियान चलाना होगा, जैसे डाइटरी अभियान हमारे पोषण
राष्ट्र पूरे इंडिया में पोषण माह भी सितंबर माह को मनाया गया है। इसमें भी वर्ल्ड लेवल पे और हिंदुस्तान में ये सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इसमें काम चल रहा है। अब हमें जरूरत है कि हम यूनानी वालों का और ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हर बीमारी में क्या डाइट दें, इसका हमारे हकीमों ने, हमारे डॉक्टर ने बताया है और उसको आपको फॉलो करना है। इसके हासिल करने से ये है कि हम यूनानी ट्रीटमेंट जो करें और उसके साथ डाइट को ये जो पहला करें कि डाइट से हम कोशिश करें कि हम उसको ठीक करें, ना हो तब बदल के मजबूरी हम दवा को दें, ये हमारा है। और डाइटोथेरेपी को हम यूटिलाइज करें और बहुत सारी बीमारी से हम फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से और जितने है मालन्यूट्रिशन से, पैम से हम बचे। यही हमारा मकसद है, करने का मकसद है कि हम कोशिश करें कि हर ओपीडी में, हर चीज में हम ग़िज़ा को, डाइट को प्रीफर करें और हम जिस पेशेंट देखें उस पेशेंट को उनको डाइट जरूर बताएं कि ये डाइट देना है। थैंक यू। इसको मैं और बता सकते हैं। रिकॉर्डिंग